हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो लेसन चल रहा है उसमें आपने लेक्चर नंबर 8 तक बोर के मेन पोस्टुलेट्स में रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी का कैलकुलेशन कर लिया है। इसी बोर मॉडल को अब अपन आगे और बढ़ाते हुए मेन पोस्टुलेट्स में अभी जो अपना बोर मॉडल चल रहा है उसी में आज का जो अपना टॉपिक होगा वो अपन पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड एविडेंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम थ्रू बोर मॉडल। बोर मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब इससे पहले बोर मॉडल से पहले जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो चुका है उसको इस मॉडल के साथ में कनेक्ट करना है, जोड़ना है, देखना है। वो प्रैक्टिकल वैल्यू थी और आज अब बोर मॉडल के द्वारा इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू के साथ में उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। दोनों के आंसर किस प्रकार से मैच होते हैं वो अपने को पढ़ना है। तो पहले जो इसका प्रैक्टिकल हुआ है बोर मॉडल से पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, उसका मैं एक बार यहां पर टॉपिक बता दूं। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये वाली हेडिंग जब अपन नोट करते हैं तो इसमें हमें किस प्रकार से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को प्रैक्टिकली रूप से लर्न रखना है पहले यह बताऊंगा, फिर इस टॉपिक को अपन कनेक्ट करेंगे बोर मॉडल से, इन दोनों का फिर अपन वेरिफिकेशन करेंगे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब अपन पढ़ते हैं तो इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट के अनुसार उन्हीं के नाम पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो सीरीज बनी है वो नेम दिए गए हैं। इसके लिए आपको याद होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो विजिबल एरिया है, वीबीगी और जिसको अपन बोलते हैं, उसकी वेवलेंथ हमने अपने इस प्रकार से लर्न कर रखी है। 400 nm टू 700 nm तक अपन ने पढ़ा था, या एंगस्ट्रम ले तो अपन ये लिख सकते हैं, ये एंगस्ट्रम वैल्यू थी। इसमें आपने पहले से ही प्रिपरेशन कर रखी है कि ये विजिबल एरिया था, और जो विजिबल एरिया है वो बामर साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, इसलिए उसका नाम आता है बामर सीरीज में। इस बात को हमें बेसिकली ऐसे पढ़ सकते हैं कि जैसे सपोज हायर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में आता है इनके अकॉर्डिंग, तो उनकी जो रेडिएशंस बनती हैं वो कैसी होती हैं। इसके लिए देखो n = 1 लिखा है मैंने, ये n = 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे लिख रहे हैं। अभी आप देखना, ये जो 4000 to 7000 एंगस्ट्रम में वेवलेंथ है उसको अपन ने लाइंस में नोट कर लिया है, और फिर अपन उनकी रेडिएशंस को समझाएंगे। देखिए ये 7 to फर्स्ट, 6 to फर्स्ट, 5 to फर्स्ट, 4 to फर्स्ट, 3 to फर्स्ट एंड 2 से 1। ये जो लाइन अपने को दिख रही है, इन सभी लाइन को नेम दिया गया है लाइमेन। लाइमेन सीरीज आप याद रखिए। बोलिए हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंपिंग से बनने वाली लाइंस होती है, ये रेडिएशंस होती हैं। मैं अब थोड़ा और आगे चलूं, 7 to 6, 7 to 2, 6 to 2, 5 से 2 में, 4 से 2 में और 3 से 2 में, इसको हम बोलते हैं बामेर सीरीज। बामेर सीरीज। नेक्स्ट, बामर के बाद में यही ऑर्डर आगे कंटिन्यू चल रहा है। देखो ये थर्ड में आ गए हैं, तब अपन इसको बोलते हैं पास्चेन सीरीज। उसके बाद ये फोर्थ में एंटर करेंगे, तब अपन इस प्रकार से बनाएंगे
ये आ गया है पास्ट टेंस के बाद में ब्रैकेट, ब्रैकेट, और लास्ट ये आ रहा है फंड, फंड। आजकल अभी एक लेटेस्ट स्टडी और हुई है जिसको अपन बोलते हैं हेम्फ्री। आपके सिलेबस में तो नहीं है यहां तक, लेकिन यदि आपको लेटेस्ट पढ़ना हो तो ये एक लास्ट लाइन और आती है जिसको हेम्फ्री नाम दिया गया है। ये अभी की करंट स्टडी है, ये भी याद रख लेना। लाइमेन सीरीज जो होती है ये n इज इक्वल्स टू 1 को दिखा रही है। बामेर सीरीज है वो n इज इक्वल्स टू 2 को दिखा रही है। ये जो बामेर सीरीज है इसके लिए बोल रहा हूं मैं कि इसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम टू 7000 एंगस्ट्रम के बीच में होता है, और इसी को हम बोलते हैं विजिबल फील्ड, विजिबल फील्ड, विजिबल एरिया। मतलब ये है कि ये वाली जो सीरीज है वो विजिबिलिटी को दिखाती है, जबकि ये लाइमेन सीरीज जो है इसका वेवलेंथ लोअर देन 4000 एंगस्ट्रम। ये 4000 एंगस्ट्रम से कम है, इसलिए इसको तो अपन बोलते हैं अल्ट्रा वॉयलेट रीजन, अल्ट्रा वॉयलेट रीजन। और इससे ऊपर पास्चेन, ब्रैकेट, फंड और हेम्फ्री, इन सब की वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रम से ज्यादा होती है, 7000 एंगस्ट्रम से ज्यादा है, मोर देन 7000 एंगस्ट्रम। इसलिए ये जो रीजन है इसको बोला जाता है यस इंफ्रारेड रीजन। 3 नाम आपको यहां पर याद रखने हैं, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड। अल्ट्रावायलेट कब बोलना है? जब वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम से कम होती है और उसको लाइमेन सीरीज बोला गया है। विजिबल एरिया क्या है? 4 to 7000 के बीच में, और इससे ऊपर होता है तो पास्चेन, ब्रैकेट, फंड और हेम्फ्री, ये नेम होते हैं। इस टेबल से हम अब इनकी एक और अलग से कैलकुलेशन सीरीज बना सकते हैं जिसको इस टेबल में पढ़ सकते हैं। देखना, मैं यहां से ये हटा रहा हूं, इसी को इस वे में बना सकते हैं। अभी आपके पास में जो भी नेम आया था उस नेम को एक बार बोलेंगे। सीरियल नंबर लिख दिया मैंने, आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 सीरीज बन करके आई थी। उनमें फर्स्ट नंबर वाली जो सीरीज है उसको अपन क्या बोलते हैं? इस सीरीज को बोलते हैं लाइमेन। नेक्स्ट बामर, थर्ड पास्चेन, फोर्थ ब्रैकेट, फिफ्थ फंड एंड लास्ट हेम्फ्री। इन सभी सीरीज में आपको याद रखना है n1 की वैल्यू। बोलिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ये जो टेबल बन रही है ये आगे चल करके यहां पर न्यूमेरिकल के रूप में काम आने वाली है। आपको यहां सबको n2 की वैल्यू याद रखनी है, मींस कहां से ये स्पेक्ट्रमी लाइंस आई है उनको याद रखना है। तो n2 की वैल्यू ऐसे निकाली जाती है, देखो n1 इज इक्वल्स टू 1, तो n2 होगा 2 3 4 5 एंड नेक्स्ट। तो देखिए n1 है 2, तो n2 कितना होगा? 3 4 5 6 एंड नेक्स्ट। n1 इज इक्वल्स टू 3, तो n2 इज इक्वल्स टू 4 5 6 7। n1 इज इक्वल्स टू 4, देन n2 इज इक्वल्स टू
5, 6, 7 and next. n1 is equals to 5, then n2 is equals to 6, 7, 8, n1 is equals to 6, then n2 is equals to 7 and next. आपको मैंने n1 और n2 की वैल्यू बताई है, ये न्यूमेरिकल में काम आने वाली है आगे थोड़ी देर में, इसको अपन यूज में लेंगे, सब पढ़ेंगे। आपको यहां पर विजिबल रीजन भी याद रखना है, वेवलेंथ भी याद रखनी है, वेवलेंथ लेमडा। अभी अभी मैंने आपको लर्न करवाया था कि यहां पर इन सब के लिए लेमडा की वैल्यू कितनी होती है, याद करो। देखो अभी बोला था आपने कि लाइमेन सीरीज जो होती है उसमें वेवलेंथ की वैल्यू 4000 एंगस्ट्रम से कम होती है, और बामेर सीरीज में 4000 से 7000 एंगस्ट्रम के बीच में होती है। बाकी सब जो हैं ये हायर होती है देन 7000 से ज्यादा, 7000 से ज्यादा, 7000 से ज्यादा। तो इस बिहाफ पे ये वाली तो बन जाती है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड और इंफ्रारेड, और ये क्या बनती है बोलिए विजिबल, और ये होती है अल्ट्रावायलेट। इसलिए आपको छोटे छोटे क्वेश्चन इस टेबल से मिल सकते हैं। ये भी मोर देन 7000 है और इंफ्रारेड है। बोलिए आपको सबको रीजन का भी पता चल गया होगा। ऐसे अपन यदि टेबल बना करके स्टडी करते हैं तो इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी मदद मिलती है, हेल्प मिलती है, उससे प्रॉब्लम नहीं आती है। इसको अपन अब आगे काम में लेंगे जब अपन बोर मॉडल पढ़ेंगे। यानी यही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अब अपन यहां पर काम में लेंगे, लेकिन पहले यह बता दूं कि इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को इन सभी साइंटिस्ट ने मिलकर के जब प्रिपेयर किया, बनाया, तो इसमें ये जो n1 और n2 की वैल्यूज होती हैं, n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, इसके साथ में रीडबर्ग कांस्टेंट ये लिया हुआ रहता है, और ये वेव नंबर्स हैं। ये एक फॉर्मूला उन्होंने यहां पर डिराइव कर रखा है। इस फॉर्मूले में ये जो R है इसको रीडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। इस रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमें यहां पर मैच करनी है बोर्स मॉडल में। तो याद रख लो कि यहां पर जो रीडबर्ग RH की वैल्यू है वो 109737 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, जो कि मैं अभी आगे कैलकुलेट करके इसमें से बताऊंगा कैसे होती है ये वैल्यू। चलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की इन सीरीज का अब अपने बोर मॉडल से रिलेशन देखते हैं। बोर मॉडल में आपने अब तक एनर्जी, वेलोसिटी और रेडियस कैलकुलेट कर ली है। तो अब अपन नेक्स्ट जो है बोर मॉडल में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एविडेंस पढ़ रहे हैं। एविडेंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसको इस प्रकार से पढ़ा जा सकता है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी वाला ये फॉर्मूला पढ़ा है। इसमें डेल्टा E जो है इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा E इज इक्वल्स टू H न्यू इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, जिसमें H न्यू को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा E इज इक्वल्स टू H C अपॉन लेमडा E2 माइनस E1। मैं समझता हूं शायद ये फॉर्मूला आप पहले से जानते हैं, पढ़ा हुआ है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब आप E1 और E2 का फॉर्मूला अलग अलग लिख सकते हैं। देखो एनर्जी का फॉर्मूला अपन ने ऐसे लिख रखा है, E इज इक्वल्स टू माइनस 2 पाई स्क्वायर m इंटू जेड स्क्वायर E पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। ये जब अपन ने एनर्जी का डेरिवेशन किया था उस समय लिखा है। सपोज ये देखो ये E1 लिखा हुआ है, तो जब ऑर्बिट फर्स्ट होती है
तो उसकी एनर्जी E1 होती है। तो N1 है तो E1 है। ऐसे ही मैं क्या नोट कर दूं, देखो E2, तो E2 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो E2 इज इक्वल्स टू माइनस 2 पाई स्क्वायर इंटू M इंटू Z स्क्वायर E पावर 4 अपॉन N2 स्क्वायर H स्क्वायर। सपोज ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये दोनों वैल्यूज रखिए। तो बोलिए इक्वेशन फर्स्ट को कैसे लिखा जा सकता है। मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एच सी अपॉन लेमडा, एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू E2 दिस माइनस 2 पाई स्क्वायर इंटू M इंटू Z स्क्वायर इंटू E पावर 4 अपॉन N2 स्क्वायर H स्क्वायर, माइनस ये माइनस करूं मैं यहां पर। तो आगे देखिए 2 पाई इंटू M इंटू Z स्क्वायर इंटू E पावर 4, इसको एक बार दोबारा नोट कर दूं मैं। इक्वेशन फर्स्ट में ये देखो एच सी अपॉन लेमडा आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये वैल्यूज अपने को रखनी है। दोबारा से देखिए, यहां से नोट कर रहा हूं एच सी अपॉन लेमडा, एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू E2, E2 की वैल्यू रखेंगे माइनस 2 पाई स्क्वायर इंटू M इंटू Z स्क्वायर इंटू E पावर 4 अपॉन N2 स्क्वायर इंटू H स्क्वायर माइनस E1, E1 की ये वैल्यू है। सो ब्रैकेट लगाएंगे और माइनस नोट करेंगे। 2 पाई स्क्वायर इंटू M इंटू Z स्क्वायर इंटू E पावर 4 अपॉन N1 स्क्वायर H स्क्वायर। देखिए इस ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए अपन इसको दोबारा से कैसे लिख सकते हैं, बोलिए एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू, ये प्लस कर देता हूं, माइनस 2 पाई स्क्वायर M इंटू Z स्क्वायर E पावर 4 अपॉन N2 स्क्वायर H स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर M इंटू Z स्क्वायर E पावर 4 अपॉन N1 स्क्वायर H स्क्वायर। आप इस इक्वेशन को नेक्स्ट फिर से नोट करेंगे तो देखिए एच सी अपॉन लेमडा, एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू, ये प्लस और ये माइनस, इसमें जो भी कोई कॉमन है वो देख लीजिए, कॉमन क्या है, बोलिए 2 पाई स्क्वायर M Z स्क्वायर E पावर 4 अपॉन H स्क्वायर, ये कॉमन है। तो बाकी क्या बच गया, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो बोलिए 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। यहां Z की वैल्यू में 1 करता हूं क्योंकि बात किसकी हो रही है बताना, हाइड्रोजन एटम की, इसलिए हाइड्रोजन एटम जब अपन ले रहे हैं तो Z की वैल्यू 1 हो गई है, तो इसको अपन छोड़ सकते हैं। तो फिर आगे स्टेप क्या लिखी जाएगी वो बताइए। इससे अगली जो स्टेप आती है वो देखिए ये होगी, मैं यहां से इसको हटा दूं एक बार। नेक्स्ट एच सी अपॉन लेमडा, इसको लिखता हूं 1 अपॉन लेमडा, तो एच सी को उधर शिफ्ट कर देंगे, बोलिए 2 पाई स्क्वायर M E पावर 4 अपॉन H C क्यूब, H क्यूब इंटू C, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। इस इक्वेशन में जो आप 1 अपॉन लेमडा बोल रहे हो
यही तो वेव नंबर है, इसलिए वी बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लेमडा की जगह पे वी बार मीन्स वेव नंबर। वेव नंबर इज इक्वल्स टू, ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं, ये जो कांस्टेंट देख रहे हैं, इन सब को मैंने एक साथ में सिंबल दे दिया आर एच इंटू 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर, जिसमें ये जो आर एच है इसके बारे में आप क्या बोलते हो, आर एच यहां रीडबर्ग कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, इन सब की जगह पर रख करके आर एच इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर इंटू एम इंटू ए पावर 4 अपॉन एच क्यूब इंटू सी की वैल्यू में रख रहा हूं, देखो 2 इंटू 3.14 एम 9.18 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 28 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 4.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 ई एस यू की पावर 4 अपॉन एच क्यूब प्लैंक कांस्टेंट 6.62 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 आर्ग इंटू सेकेंड की पावर 3 एंड सी वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपको ये जब वैल्यूज कैलकुलेट करनी हो, जब सोल्व करनी हो, तो ये आर एच की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी। यहां मैं जो ये कैलकुलेशन बता रहा हूं ये प्रैक्टिकल वैल्यू है स्टूडेंट्स, यदि आपके याद नहीं हो तो एक तरीका बता दूं, देखो ऐसी कुछ ट्रिक्स की जरूरत होती है। आप बोलिए 6, ये कैलकुलेशन कर रहा हूं, ये बड़ी है ना इसलिए टाइम नहीं लगे, 7 8 6 7 8, वापस आइए बोलिए 9, फिर आइए बोलिए 10, याद हुआ क्या, 6 7 8 9 10 सेकेंड इनवर्स, सॉरी सेंटीमीटर इनवर्स। ये कैलकुलेशन आपके ऐसे याद रह जाएगी। ये जो मैंने कैलकुलेशन की है ये वाली वैल्यू आप याद रखना थ्योरेटिकल वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू है। आप अब वापस वहां चलो, जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पड़ा था उस समय आपके पास में RH की वैल्यू कैलकुलेट हुई थी, वहां पर 109737 ये वाली वैल्यू आपके पास में थी, जिसको हमें प्रैक्टिकल वैल्यू बोलते हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यू बोलते हैं। देखो मैं बोलता हूं कि ऑलमोस्ट इक्वल है, लगभग समान है, ये संख्या और ये संख्या देखो लगभग समान है। तो कहिए कि जब थ्योरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू इक्वल होती है तो उस थ्योरी का एविडेंस आ जाता है, वेरिफिकेशन हो जाता है। तो एविडेंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एनर्जी से कैलकुलेट किया है बोर ने। यहां आपके पास ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम वी बार मींस वेव नंबर और लेमडा कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ही, आपको वैल्यू दी जाएगी n1 और n2 की। तो ये जो n1 और n2 है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, बस इस बात पर अपने को ध्यान देने की जरूरत है। आपकी केवल 2 मिनट यहां पर लूंगा मैं, n1 और n2 बताना शुरू कर देंगे आप हमेशा के लिए, फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैं इसको मिटा दूं एक बार, मैंने बोला कि ये लाइमेन सीरीज है, तो n1 इज इक्वल्स टू 1 और n2 इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 ऐसे। अब मैं बोलूंगा सेकंड लाइन ऑफ लाइमेन सीरीज, तो लाइमेन नाम आते ही आप बोला करो n1 इज इक्वल्स टू 1, और सेकंड लाइन तो ये तो है फर्स्ट लाइन और ये है सेकंड लाइन, तो बोलो n2 इज इक्वल्स टू 3। एक बात दोबारा से, जैसे मैंने लिखा बामर सीरीज, क्वेश्चन में ऐसे नाम आएगा बामर सीरीज की सेकंड लाइन, तो आप बोला करो n1 इज इक्वल्स टू, तो हो गया 2, बामर है ना, तो बामर में n1 कितना होता है 2,
और उसकी सेकंड लाइन तो N2 कितना होगा, देखो N2 इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन, तो N2 इज इक्वल्स टू 3 होगा सेकंड लाइन के लिए। ये कंफ्यूजन सॉरी ये तो 2 है ना, 2 3 4 5 6 N2 इज इक्वल्स टू ये, तो इसकी सेकंड लाइन बनेगी 1 2 2 सेकंड लाइन होगी 4। आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे पास्ट चेन है, पास्ट चेन है तो N1 इज इक्वल्स टू कितना बन गया 3, और N2 कितना बनेगा, बोलिए 4 5 6 ऐसे, तो ये इसकी पास्ट चेन की फर्स्ट लाइन, ये पास्ट चेन की सेकंड लाइन, ये पास्ट चेन की थर्ड लाइन, ऐसे इससे हमें N1 और N2 की वैल्यू मिल जाएगी। इस फॉर्मूले पर अपन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे जब अपनी अगली क्लास आएगी। मैं समझता हूं शायद आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर मॉडल के द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एविडेंस अच्छे से याद हुआ होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।